बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चैप्टर नंबर सेकंड होम्योस्टेसिस के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, और इसमें मैंने डिटेल से बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है और ऊपर भी आपके पास लिंक गिवन है। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो के बारे में जो है वो जान सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज है और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस जो है वो आपके पास क्या होती है। फोर ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए इज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती है उसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। देयर इज ऑप्शन बी, changes the external condition according to internal, यानी कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, जिस इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं विद रेफरेंस टू इंटरनल कंडीशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। या ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, चेंज द इंटरनल कंडीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल, यानी कि जो इंटरनल कंडीशन है वो आपके पास अगर चेंज हो रही है विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल कंडीशन, उसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के आपके पास जो इंटरनल कंडीशंस है हमारी बॉडी के, उसको इक्विलिब्रियम में रखना, उसको कांस्टेंट रखना, बावजूद इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपके पास चेंज हो रही है। तो फोर ऑप्शंस आपके पास है, वन ऑफ देम इज द राइट आंसर। यू हैव 10 सेकेंड, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। So the right answer is option number D, and the option number D is the maintenance of internal condition of body at equilibrium despite changes in external environment। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक होम्योस्टैटिक सिस्टम है। होम्योस्टैटिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि बॉडी के इंटरनल हो या आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उसके अंदर अगर चेंजेस आ रही है, इसके बावजूद अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखना, ये बेसिकली कहलाती है होम्योस्टेसिस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑस्मो रेगुलेशन, कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये आपके पास क्या होती है। सो फोर ऑप्शंस आपके पास है जी। ऑप्शन नंबर ए इज द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। या ऑप्शन नंबर बी इज मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड, हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना, इसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना विद रेफरेंस टू इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, के इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मेंटेन रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सो फोर ऑप्शंस आपके पास है, वन ऑफ देम इज द राइट आंसर। यू हैव 10 सेकंड्स, you just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number B. It is basically the maintenance of amount of water and salts in body fluid,
यानी कि हमारी जो बॉडी फ्लूइड है यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को और साल्ट्स को बैलेंस रखना ये बेसिकली कहलाता है द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. The next question is question number 3, and the question number 3 is the maintenance of internal body temperature is called dash. कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना ये बेसिकली क्या कहलाता है. सो ऑप्शन नंबर ए डाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्रीशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी थर्मो रेगुलेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑस्मो रेगुलेशन. So four options आपके पास है. You have 10 seconds. You just think about it and then tell you what is the right answer. So the right answer is thermoregulation. Exactly. यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक खास वैल्यू है टेम्परेचर की. ना उस वैल्यू से टेम्परेचर को बढ़ने दिया जाता है और ना उस वैल्यू से टेम्परेचर को कम होने दिया जाता है. क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो है वो काम करती है. एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद है वो काम करती है. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है तो अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है वो एंजाइम्स के ऊपर पड़ता है. और जब एंजाइम्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है तो डेफिनेटली रिएक्शंस के ऊपर पड़ता है. और जब रिएक्शंस के ऊपर पड़ता है तो डेफिनेटली हमारे सेल्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है. तो इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाता है. और इस टेम्परेचर को रेगुलेट करना ये बेसिकली कहलाता है थर्मो रेगुलेशन. यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन का नाम जो है वो देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. And the question number 4 is the core temperature of human body remains at about. कि हमारी जो बॉडी है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी जो बॉडी है उसकी खास वैल्यू है टेम्परेचर की. तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि वो जो टेम्परेचर है वो आपके पास कितना जो है वो कांस्टेंट रखने की जो है वो कोशिश की जाती है. सो फोर ऑप्शंस आपके पास है. द ऑप्शन नंबर ए इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड, option number B 36 degree centigrade, option number C 37 degree centigrade, and option number D 38 degree centigrade. So four options आपके पास है. One of them is the right answer. You just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number C 37 डिग्री. एग्जैक्टली. यानी कि हमारी जो बॉडी है इसकी जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आपके पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इसके ऊपर आपके जो एंजाइम्स है, डिफरेंट एंजाइम्स, वो आपके पास बेस्ट जो है वो काम कर रही होती है. और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हर हाल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन करती है. तो फिर हमारी बॉडी के अंदर देखो ना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद है कि जिसके थ्रू हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री जो है हर हाल में मेंटेन रखना पड़ता है. और अगर इससे बिलो होने लग पड़ती है तो फिर भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद है, ऐसे प्रोसेसेस मौजूद हैं कि वो एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन इस टेम्परेचर को 37 डिग्री जो है वो मेंटेन किया जाता है. तो वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5, and the question number 5 is despite eating a rich meal in carbohydrates the blood glucose level remains. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है जी, और उसमें हम लोग ग्लूकोज का इनटेक करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड में चला जाता है. तो डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल जो है वो आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो हम लोग कहते हैं कि जी अगरचे आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है और आपकी
बॉडी में जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारी बॉडी तो एक होम्योस्टैटिक सिस्टम है। तो वो अगर एक खास उसकी फिक्स वैल्यू है, उससे ना उसने बढ़ने देना है, ना उसने उसको उससे कम होने देना है। तो अगर बढ़ता है तो फिर भी हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जिसके थ्रू उसको वापस जो वैल्यू उसकी कांस्टेंट है उसको मेंटेन रखा जाता है। और अगर कम हो रही है तो फिर भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि वो क्या करती हैं, वो फिर भी आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, जो लेवल है, जो वैल्यू है, उसको आपके पास मेंटेन की जाए। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको जो है ना कितना जो है वो आपके पास कांस्टेंट जो है वो आपके पास रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 6 ग्राम पर लीटर या 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 ग्राम पर लीटर, या आपके पास ऑप्शन नंबर डी 5 ग्राम per liter. So you have four options. One of them is right answer. You just think about it. You have 10 seconds. Then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number B 1 gram per liter, यानी कि 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपके पास जो वैल्यू है ग्लूकोज की वो उसको हर हाल में आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन कर रखती है। The next question is question number 6, and the question number 6 is during daytime oxygen is produced in mesophyll cell as a dash। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर लीव्स है और उन लीव्स के अंदर आपके पास मेसोफिल सेल्स जो है वो पाई जाती है। और ये जो मेसोफिल सेल्स है ये आपके पास क्या करती हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इनके अंदर आपके पास टेक प्लेस करती है। अब उस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो आपके पास क्या है? तो हम लोग कहते हैं जी ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसका एंड प्रोडक्ट है, एंड में ये हासिल हो रहा होता है, या उसका बाई प्रोडक्ट है, या ऑप्शन नंबर सी टॉक्सिक प्रोडक्ट है, या ऑप्शन नंबर डी आपके पास हार्मफुल प्रोडक्ट है। सो यू हैव फोर ऑप्शंस, वन ऑफ देम इज राइट आंसर। You have 10 seconds, you just think about it, and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number B. It is the byproduct of the photosynthesis. तो जो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो आपके पास डे टाइम में रिलीज हो रही होती है, थ्रू द स्टोमेटा बाहर आ रही होती है, तो वो बेसिकली बाई प्रोडक्ट होता है आपके पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का, और वो थ्रू द स्टोमेटा बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज हो रही होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7, and question number 7 is at night carbon dioxide is surplus in plants and it is removed from tissues cells by dash। सवाल ये किया जा रहा है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास सरप्लस होता है प्लांट्स के अंदर, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, तो ये फिर बॉडी से यानी कि प्लांट से कैसे रिमूव होता है, किस प्रोसेस के थ्रू आपके पास जो है वो ये टेक प्लेस करता है। सो फोर ऑप्शंस आपके पास हैं। एक आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस, और जैसा कि आप जानते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है इसमें मॉलिक्यूल्स जो है ये मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है एवापोरेशन, के प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन के थ्रू आपके पास ये गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर आ रही होती है। या ऑप्शन नंबर सी ग्यूटेशन, ग्यूटेशन भी एक प्रोसेस है जो कि प्लांट के जो लीव्स है उनके जो एजेस है वहां से आपके पास ये टेक प्लेस करती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो रहा होता है तो उसके थ्रू बाहर आती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन आपको पता है कि इसमें लॉस ऑफ वाटर जो है वो टेक प्लेस करता है। सो फोर ऑप्शंस आपके पास है, वन ऑफ देम इज द राइट आंसर। यू हैव 10 seconds, you just think about it and then I tell you what is the right answer.
So the right answer is option number A, diffusion. Exactly. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो लीव्स हैं उस लीव के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि इनकी जो यहाँ पर लीव्स के अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, स्मॉल किस्म के माइन्यूट पोर्स मौजूद होती है और उन स्ट्रक्चर को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। आमतौर पर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, इसकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो आपको पता है कि वो बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू ही टेक प्लेस करती है। लेकिन नाइट टाइम में हम लोग कहते हैं कि स्टोमेटा तो क्लोज हो जाती है। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाती है तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिजल्ट की वजह से वहाँ आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर कैसे आता है? तो वो जी ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, यानी कि डिफ्यूजन। यानी कि अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि गैसेस जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और इस तरह ये लीव के सरफेस को लीव करके बाहर जो है वो आ जाती है और वो प्रोसेस कहलाता है आपके पास द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The next question is question number 8, and the question number 8 is mucilage is a waste material of dash plants जी। कि म्यूसिलेज जो है एक वेस्ट मटेरियल है, ये कौन से प्लांट्स जो है वो आपके पास रिलीज करती है? सो फोर ऑप्शंस आपके पास है जी। ऑप्शन नंबर ए कार्निवोरस प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी रबर प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी कोनिफरस ट्री या ऑप्शन नंबर डी कीकर। So four options आपके पास है. One of them is the right answer. You just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is option number A, carnivorous plants. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो कार्निवोरस प्लांट्स है ये वो प्लांट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करती है और इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो एक स्टिकी मटेरियल की फॉर्म में बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज हो रही होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूसिलेज का नाम जो है वो देते हैं। तो कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो म्यूसिलेज की फॉर्म में बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 and the question number 9 is which plant has a calcium oxalate crystals? कि वो कौन सा प्लांट है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जो है वो आपके पास पाए जाते हैं। सो फोर ऑप्शंस आपके पास है जी। ऑप्शन नंबर ए टर्निप, ऑप्शन नंबर बी कैप्सिकम, ऑप्शन नंबर सी टोमेटो एंड ऑप्शन नंबर डी पोटैटो। So four options आपके पास है. One of them is the right answer. You just think about it and then I tell you what is the right answer. So the right answer is tomato. Exactly. यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये आमतौर पर हम लोग कहते हैं टोमेटो के अंदर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास पाई जाती है। The next question is question number 10. And the question number 10 is which plants have broad leaves and large number of stomata? कि कौन से प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स जो है वो आपके पास ब्रॉड होती है और उसके सरफेस के ऊपर आपके पास ज्यादा तादाद में स्टोमेटा जो है वो पाई जाती है। सो फोर ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी जीरोफाइट्स। So four options you have, one of them is the right answer. You just think about it and then I'll tell you what is the right answer. So the right answers is हाइड्रोफाइट्स। एग्जैक्टली यानी कि हाइड्रोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर या उसके सरफेस के ऊपर जो है वो आपके पास पाई जाती है। तो डेफिनेटली इनके जो रूट्स है वो आपके पास पानी के अंदर मौजूद होती है तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने फिर इनके अंदर कुछ अडाप्टेशंस रखी हुई है और इनमें एक अडाप्टेशन जो है वो ये है कि इनके लीव्स जो है वो आपके पास ब्रॉड होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं और उसी के सरफेस के ऊपर अपर सरफेस के ऊपर अपर एपिडर्मिस के ऊपर
जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो ज़्यादा मौजूद होती है, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो इसके थ्रू जो है वो बाहर रिलीज की जा सके। तो डेट्स वाई हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द राइट वन। हाइड्रोफाइट्स हैव broad leaves and large number of the stomata. Thank you very much, boys.